Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka. So I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics. So आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज का लेक्चर हम इसी बात से ही शुरू करेंगे कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या चीज है। देखिए, अगर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है उसको स्टडी करना है तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली स्कोप का मीनिंग क्या होता है, हम स्कोप में क्या चीज लेके चलते हैं। तो अगर हम इसको बहुत ही सिंपल वे के अंदर डिफाइन करें तो स्कोप का मतलब होता है एरिया। एरिया ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया क्या है। अब सोच के देखिए भी, अगर हमने किसी भी चीज का एरिया मेजर करना होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मुझे इसका एरिया मेजर करना है तो क्या करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब सोचो मैं कहूं कि एक ए पॉइंट है, क्या ये ए पॉइंट इसको मैं नाम दे देता हूं सी डी ई एफ। दिस इज अ स्क्वायर सी डी ई एफ। ये जो ए पॉइंट है, क्या ए पॉइंट इस स्क्वायर के एरिया के अंदर आता है? तो आंसर इज यस, क्योंकि बीच में। अगर मैं बोलूं कि क्या ये एक बी पॉइंट है, क्या ये इसके एरिया के अंदर आता है? तो हम कहेंगे यस, क्योंकि इसके बीच में। मैं कहूं कि एक एच पॉइंट है, क्या ए इसके एरिया के अंदर आता है? हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं आता? वो कहेंगे ये तो इस एरिया के बाहर है, तो इसके एरिया में नहीं आता है। अब अगर मैं ये कहूं कि ये सी डी ई एफ का जो मैंने एरिया बनाया था, ये एरिया जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी कॉन्सेप्ट जो हैं ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया में आते हैं, मतलब इनको तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। पर जो ये जो एच पॉइंट है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया में नहीं आता। इसका मतलब हम एच पॉइंट को मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। ओके, कैसे? अब सोचो, अगर हम कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमने क्यों लेके आए, क्यों केन्स ने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको होना चाहिए, क्योंकि केन्स ने इस बात को फील किया कि जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूल्स थे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे तो बड़े अच्छे लग रहे थे, पर जब उन्हीं रूल्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स पे लगाया तो वो रूल्स जो हैं वो फेल हो गए। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो के लिए केन्स ने कहा कि आप रूल्स अलग बनाइए, मैक्रो के लिए अलग बनाइए। यानी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम मैक्रो पर ही स्टडी करेंगे। हमने बात की थी कि जो मैक्रो वर्ड है ये किससे बना है, ये बना है मैक्रोस से। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो हम लार्ज लेवल के ऊपर, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के लेवल पे जो है वो स्टडी करते हैं। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, फाइनेंस, ये पढ़ने हैं। दे आर नॉट टू बी स्टडीड एट द इंडिविजुअल लेवल, रादर दे आर टू बी स्टडीड एट द इकोनॉमी लेवल। जैसे अब सोचो कि मैं दो कॉन्सेप्ट लिखने वाला हूं, एक है मेरे पास डिमांड, ठीक है, और एक है मेरे पास एग्रीगेट डिमांड। अब मैंने जब माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग कराया था तो मैंने कहा था कि जो डिमांड है वो हमेशा एक सिंगल चीज की होती है। मतलब सिंगल चीज की होगी तो जो डिमांड है अगर सिंगल की है तो कहां पे जाएगी, माइक्रो में। और एग्रीगेट डिमांड क्या है, हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं उन सारी की सारी चीजों की टोटल डिमांड जो है वो एग्रीगेट डिमांड है। तो ये किस में आएगी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। अब अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने वाले हैं तो आप ये समझिए कि ये जो ए है ये है एग्रीगेट डिमांड। अब ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है तो उसके एरिया में भी आएगा। अब एक हमने वर्ड लिखा था इनकम और एक हमने लिखा था नेशनल इनकम। अब इनकम जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन की होती है,
जो नेशनल इनकम है ये सारे के सारे लोगों की इनकम है। अब सारे के सारे लोगों की इनकम मतलब आपकी इकोनॉमी में जितने भी लोग रहते हैं सारे के सारे लोगों की इनकम। इसका मतलब अगर इसकी बात करूं तो ये बी जो है आप इसको नेशनल इनकम समझ सकते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम जो है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी की इनकम होती है, तो वो किस में आएगी, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। और अगर मैं कहूं कि ये जो एच है ये क्या है, ये इनकम है। एक यहां पे के पॉइंट बना देता हूं, मैं कहूंगा ये क्या है, ये डिमांड है। अब इनकम डिमांड, अब ये भी किसी ना किसी चीज के एरिया में तो आते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये जो है एक्स वाई जेड और टी है, तो ये क्या है, ये एरिया किसका है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया है। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया नहीं है। मतलब हम जो इनकम और डिमांड पढ़ेंगे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, मैक्रो में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्रो के एरिया में आती नहीं है। तो जब भी हम स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं उसमें हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हम उसमें वो चीजें लें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करने वाले हैं। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया के अंदर जो है वो आएंगे। तो हम उस चीज को जो है वो स्टडी करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया क्या हुआ, वो सारे कॉन्सेप्ट हुए जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने अपने पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर जो है वो पढ़ने। अब मैं हमेशा ना अपनी क्लास में भी यही बात करता हूं कि जब हम स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ना आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आने वाला है। बहुत सिंपल है, अगर आप अपनी बुक खोलें और उसमें जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स लिखे हुए हैं आप उन सारे चैप्टर का नाम पढ़ लीजिए, ठीक है। अब सोचो भी अगर उसमें लिखा हुआ है मनी फंक्शन एंड डेफिनेशन, उसमें लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें लिखा हुआ है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसमें लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसमें लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसके अंदर लिखा हुआ है बैंक, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, उसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंडेक्स दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर उसमें सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सारे चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स के हेड के अंदर दिए हुए हैं, इसका मतलब ये सारे चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं, तभी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिखे हुए हैं। अगर यही चैप्टर माइक्रो में आते होते तो माइक्रो में लिखे होते। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक उठाएं और उसका इंडेक्स देखें, वहां पे क्या लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये माइक्रो में लिखे हुए हैं। अगर वो माइक्रो में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया में आते हैं, तभी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखे हुए हैं। अगर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया में आए होते तो मैं थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो मैक्रो में पढ़ा रहा होता। मैं जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, ये मैं मैक्रो में पढ़ा रहा होता। पर उसने क्या किया, वो कहता ना 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 ये मैक्रो में नहीं आते हैं, ये माइक्रो में आते हैं। इसलिए उसने क्या किया, इन सारे चैप्टर्स को माइक्रो में लिख दिया। अब जो नेशनल इनकम या जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, अब ये सारे चैप्टर आपकी बुक वाले ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिखे हैं। मतलब ये सारे चैप्टर जो हैं वो क्या हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर आते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, तो अगर आप इन सारे चैप्टर्स का नाम भी लिख देंगे तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो क्या हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप ही हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया में ही ये सारी चीजें जो हैं वो आती हैं। मतलब अब जो मैं आपको कराने वाला हूं, मैं कोई नई चीज नहीं कराने वाला,
मैं जस्ट आपकी बुक के अंदर जो चैप्टर्स दिए हुए हैं मैं उन चैप्टर्स का नाम लिखने वाला हूं और कुछ नहीं। तो सबसे पहली चीज जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया में आती है वो आती है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। मतलब अब सोच के देखो कि अगर हमने इनकम लिखा होता तो इनकम हमने पढ़नी थी माइक्रो में, अब हमने क्या लिखा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या हो गई, पूरी की पूरी कंट्री की इनकम यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी की इनकम। ठीक है, अब पूरी की पूरी जो इकोनॉमी की इनकम है वो किस में जाएगी, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगी। तो जो आपका चैप्टर दिया हुआ है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, इसमें दो चैप्टर्स हैं, एक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और एक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मतलब जो एक चैप्टर है वो आपको ये समझाएगा कि नेशनल इनकम होती क्या है, मतलब नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है। हम आमतौर पे कह देते हैं कि लो जी हमारी नेशनल इनकम क्या है, इंडिया में जितने लोग रहते हैं सारे के सारे लोगों की इनकम को ऐड कर दो तो नेशनल इनकम निकल जाएगी। पर इंडिया में रहने वाले सारे लोगों की इनकम को अगर हम ऐड करते हैं उसका आंसर नेशनल इनकम नहीं होगा। इसका मतलब नेशनल इनकम तो कुछ और ही है ना। तो ये जो चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वो आपको ये बताएगा कि नेशनल इनकम क्या होती है। नंबर 2, नेशनल इनकम से रिलेटेड और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एक आता है ग्रॉस नेशनल इनकम, एक आता है नेट नेशनल इनकम, एक नेशनल इनकम होता है, एक डोमेस्टिक इनकम होता है, एक नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट होता है, एक नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस होता है। नेशनल इनकम के बाद हम प्राइवेट इनकम की बात करते हैं, पर्सनल इनकम की बात करते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करते हैं, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करते हैं, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये नेशनल इनकम से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक चैप्टर तो आपको यही समझाएगा कि नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, नेट क्या होता है, ग्रॉस क्या होता है, प्राइवेट इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। तो एक चैप्टर तो आपको यही सिखाने वाला है। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर आएगा वो आएगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और वो चैप्टर आपको बोलेगा कि देखिए पिछले चैप्टर में आपने ये समझ लिया ना कि आपकी नेशनल इनकम क्या होती है, तो आओ अब क्या करते हैं, नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। भी अगर हमें कल को ये कहा जाए कि लो जी आप तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको तो इकोनॉमिक्स आती है, तो आप क्या करो, अब ना आप इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम को मेजर करके बताओ। तो अब आपको नेशनल इनकम को मेजर करना पड़ेगा। तो अब कैसे मेजर करेंगे, तो वो चैप्टर जो है वो आपको मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वो बताने वाला है। उसमें हम 3 मेथड्स की बात करेंगे, प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे, इनकम मेथड की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड की बात करेंगे। तो देयर आर 3 मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम बात करेंगे जब वो चैप्टर आएगा भी आप मेथड जो मर्जी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जो है इनकम मेथड लगा लीजिए, प्रोडक्ट मेथड लगा लीजिए, आप उसमें एक्सपेंडिचर मेथड लगा लीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो सबसे पहली चीज जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, वो नेशनल इनकम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम में क्या पढ़ेंगे, एक तो हम इसके एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। नंबर 2 हम पढ़ेंगे कि हम नेशनल इनकम को मेजर जो है वो कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक दैट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नंबर 2 हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमिन होती है, एक इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान से सोचो कि एक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना होगा, यानी कितने लोगों को काम मिलेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर डिमांड कितनी है। आई एम यूजिंग द वर्ड डिमांड। अब आप बोल सकते हो कि सर आप तो गलत बोल रहे हो, एक तरफ आप बोल रहे हो कि इकोनॉमी के अंदर और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो डिमांड, तो मुझे क्या वर्ड यूज करना चाहिए, मुझे वर्ड यूज करना चाहिए एग्रीगेट डिमांड। तो एम्प्लॉयमेंट के लेवल डिपेंड करता है
एडी, एडी मींस एग्रीगेट डिमांड के ऊपर भी इकोनॉमी में डिमांड कितनी है, क्योंकि जितनी डिमांड होगी उसी के हिसाब से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे। तो इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट कितना होगा वो एग्रीगेट प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। अब प्रोडक्शन की फिर उसको क्या करेंगे, मार्केट में उसकी सप्लाई करेंगे, तो अब उसमें क्या आ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि एक्चुअली इकोनॉमी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो कैसे डिसाइड होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो उसी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट होगी। अब एम्प्लॉयमेंट के अंदर और बड़ी सारी चीजें आएंगी, एक एम्प्लॉयमेंट आएगा, एक इसके अंदर हम पढ़ेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, हम उसको भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है। फिर हम उसके अंदर जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होती है, हम उस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे, वो हम एक हेड बना लेंगे, अपना मेन हेड बनेगा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम ये सारी चीजें जो है वो स्टडी करेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बात को डिटरमिन करेंगे कि आपकी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड का लेवल कितना होगा, एग्रीगेट प्रोडक्शन का लेवल कितना होगा, एग्रीगेट सप्लाई का लेवल कितना होगा। तो ये सारी चीजों का लेवल कितना कितना होगा, वो क्या होगा, वो हम सारा का सारा जो है वो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें जो हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर जो है वो आ जाती हैं। उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम नाम देंगे कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, अब जो कंजम्पशन फंक्शन है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक है कंजम्पशन और एक है फंक्शन। अब पहले तो ये सोचो कि कंजम्पशन तो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि कंजम्पशन क्या होता है, दैट इज टू यूज द थिंग्स। अब दूसरा वर्ड आया फंक्शन। फंक्शन में ना दो चीजें याद रखने वाली हैं। पहली तो ये है कि जिस भी वर्ड के साथ फंक्शन लग जाएगा वो क्या करेगा, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बना देगा। हमने बात की थी कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम बहुत सारे वेरिएबल्स पढ़ते हैं। जितने भी वेरिएबल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट और एक होते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं, जिनके अंदर फर्स्ट चेंज प्रोड्यूस होता है, जो पहले चेंज होते हैं, और एक होते हैं डिपेंडेंट जो उसके करके चेंज होते हैं। ठीक है, तो अब जिसके साथ फंक्शन लग गया ना, उसने क्या करना है, उसको डिपेंडेंट बना देना है। अब ये फंक्शन आप कहां पे पढ़ते हैं, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि वो एक चैप्टर पढ़ा करते हैं फंक्शन एंड रिलेशन। उसमें आता है जिसमें मैं कहता हूं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। हम आमतौर पे लिखा करते हैं, जब डेरिवेटिव निकालते हैं हम उस टाइम पे इसको यूज करते हैं। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है मैं उनको समझाने वाला हूं। अब देखो, आपको यहाँ पे दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक y है और एक x है। ये f जो है ये फंक्शन है। अब जो ये फंक्शन है ये किसका दिखा रहा है, ये कह रहा है कि y इज द फंक्शन ऑफ x। अब एक पड़ा लेफ्ट हैंड साइड में, एक पड़ा राइट हैंड साइड में। जो राइट हैंड साइड में पड़े होते हैं वो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो लेफ्ट हैंड साइड में पड़े होते हैं वो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये फंक्शन ये दिखा रहा है कि y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब y डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर। मतलब x की अगर वैल्यू चेंज हुई तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, तो फंक्शन का काम क्या है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करना। ठीक, अब मैंने कहा कि कंजम्पशन फंक्शन। अब अगर जो फंक्शन वर्ड है वो कंजम्पशन के साथ लगा है तो क्या होगा, जो कंजम्पशन है वो बन जाएगा अपना डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कंजम्पशन डिपेंडेंट है, C फॉर कंजम्पशन, F इज द फंक्शन। अब कंजम्पशन जो है वो किसका फंक्शन है, सोचो हम कौन सी चीजें कंज्यूम करेंगे और कितनी चीजें कंज्यूम करेंगे, वो किस पर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड ऑन आवर इनकम।
तो हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। तो अब कंजम्पशन डिपेंड करती है, तो कंजम्पशन क्या हो गई, डिपेंडेंट किस पर डिपेंड करती है, इनकम पे। तो इनकम क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम कंजम्पशन फंक्शन के अंदर जो है क्या पढ़ेंगे, हम उसके अंदर कंजम्पशन में आने वाले सारे चेंजेस पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। जब इनकम चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंगली कंजम्पशन जो है वो कितनी चेंज होती है ये पढ़ेंगे। इसके अंदर हम और बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसके अंदर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसके अंदर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये सारी चीजें जो है हम कहां पे पढ़ने वाले हैं, ये हम कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ने वाले हैं। अभी नाम से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब ये चैप्टर आएगा तो हम इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें जो है वो पढ़ेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट देखने हैं, आप सिर्फ देखिए इनको, ठीक है। आपका जो बुक में चैप्टर दिया हुआ है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। वहां पे आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको वहां पे नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अभी तक हमने क्या पढ़ना है, एक तो हमने थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम पढ़ना है, नंबर 2 हमने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, नंबर 3 हमने कंजम्पशन फंक्शन जो है वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपके चैप्टर्स के बीच बीच में से टॉपिक निकाल के या जो आपके चैप्टर्स हैं उनके नाम लिख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। नंबर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये भी देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज होती है। वैसे हमने जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की थी तो उसमें हमने बात भी की थी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होता है, IT इज इक्वल टू KT माइनस KT माइनस 1, मतलब चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट को कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अगर मैं बैंक से लोन लूंगा तो उसके बदले मुझे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। अब मैं बैंक से लोन लेने गया, बैंक वालों ने कहा कि इंटरेस्ट तो पहले से हो गया ज्यादा, तो मैं कहूंगा देखो जी अब तो लोन लेना हो गया महंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं लोन पहले से कम लूंगा। ओके, अगर इंटरेस्ट सस्ते हो जाते हैं तो मेरे लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं लोन ज्यादा लूंगा। तो पहला फैक्टर जो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है वो क्या हो सकता है, वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, एक चीज। दूसरी चीज, आपने इन्वेस्टमेंट करी किसी काम के अंदर, क्या सोच के करी, यही सोच के करी कि आज अगर आप किसी काम में पैसे लगाते हैं तो कल को आपको उससे ज्यादा पैसे मिलने के चांसेस हैं। मतलब आप प्रॉफिट देखेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इन्वेस्टमेंट से जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। इसको हम ना इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलेंगे MEC, मार्जिनल, M for marginal, E for efficiency and C for capital। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, अब ये क्या होती है, ये कैसे डिटरमिन होती है, हम वो भी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट को स्टडी करती है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को स्टडी करती है। इसके अंदर हम देखेंगे ये एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है, एक नेट इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये सारे हम, एक प्लान्ड होती है, एक एक्चुअल होती है। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जितने भी हैं वो सारे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, इसमें हम एक और चीज पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब जो आपके जो लास्ट 2 चैप्टर्स हैं वो इसी चीज से रिलेटेड है। अगर जो लास्ट 2 चैप्टर देखें, एक लिखा होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक लिखा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो दोनों जो हैं वो इसी हेड के अंदर आ जाएंगे। तो इस हेड में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। एक हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जब भी हमने इंटरनेशनल ट्रेड करना है, जैसे एक हम इंटरनेशनल ट्रेड में हम 2 चीजें करते हैं, या तो हम एक्सपोर्ट करते हैं और या हम
हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में दो ही चीजें होगी, या तो एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा। तो उसके ना कई थ्योरीज हैं, जैसे उसमें एक रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज आती है। जब बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तब आप पढ़ेंगे इसको, रिकार्डियन थ्योरी गिवन बाय रिकार्डो, डेविड रिकार्डो। तो उन्होंने दी है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। वो कहते हैं कि हर कंट्री जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करती है उसको ना सारी चीजों का ट्रेड नहीं करना चाहिए, मतलब उसको सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। हर एक कंट्री जो है वो सारी चीजें प्रोड्यूस मत करे, वो वही चीजें प्रोड्यूस करे जिसको वो कंपैरेटिवली कम कॉस्ट पे बना सकती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये मार्कर अगर इंडिया कहे कि हम खुद बनाते हैं, तो इस मार्कर की कॉस्ट आती है आपको फॉर एग्जांपल 18 रुपीस की। ठीक है, अगर अमेरिका कहता है कि आप 18 रुपीस का बनाते हो, हम आपको 12 में देते हैं, तो इंडिया को वो मार्कर खुद बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया अगर खुद बनाएगा तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी 18 रुपीस। अमेरिका कहता है यही आपको हम 12 रुपीस में देते हैं, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, अमेरिका से ले लेना चाहिए, 6 रुपए बचेंगे, 6 रुपए से वो चीज बनाओ जो आप अमेरिका से अच्छी बना सकते हो और उससे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बना सकते हो और उससे कम कॉस्ट पे बना सकते हो। तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब क्या होगा जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे किसी भी कंट्री के साथ, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उस सारे इंटरनेशनल ट्रेड का एक अकाउंट रेडी करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो आपका चैप्टर है। तो हम इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे भी। जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। जब एक्सपोर्ट होंगे तो पैसे मिलेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो पैसा देने पड़ेगा, तो उसका हम एक अकाउंट रेडी करते हैं, कितने पैसे देने हैं कितने पैसे लेने हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। अब सपोज करो कि हमें अमेरिका के साथ ट्रेड करना है। अब हमारी करेंसी है रुपी, उसकी करेंसी है अमेरिकन डॉलर। अब रुपी और अमेरिकन डॉलर ट्रेड कैसे होगा, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम नाम देंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि अगर एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ मैच नहीं कर रही, जैसे हमारी रुपी है उसकी अमेरिकन डॉलर है ना, तो अब मैच तो नहीं कर रहे ना, तो हमें क्या करना है, हमने अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी के साथ क्या करना है, एक्सचेंज करना है। मतलब हमने अपना रुपी देना है और उसके डॉलर लेने हैं। ठीक है, या हमने अपना रुपी देना है तो इंग्लैंड का पाउंड लेना है, या हमने अपना रुपी देना है तो येन लेना है, या युआन लेना है, या रूबल लेना है, या फ्रैंक लेना है, कुछ भी है। हमने अपनी करेंसी देके दूसरी करेंसी लेनी है, मतलब अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज कराना है। तो वो एक्सचेंज होगा वो कौन सी रेट पर होगा, मतलब अगर मैं $1 लेना चाहता हूं तो उसके बदले में मुझे कितने रुपी देने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं उसके बदले में 60 रुपी दूंगा कि 70 दूंगा कि 75 दूंगा, अब वो डिटर्मिनेशन कैसे होगी, तो वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आप एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी की वैल्यू में डिटरमिन नहीं करते तब तक आप फॉरेन ट्रेड कर ही नहीं सकते। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम ये दो हेड्स आगे बनाएंगे, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का और एक फॉरेन एक्सचेंज रेट का। तो ये भी हम किसमें पढ़ने वाले हैं, ये भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। और हम इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। देखो हर कंट्री जो है वो अपनी डेवलपमेंट करना चाहती है, पर हर कंट्री के जो हालात होते हैं वो सेम नहीं होते। अब जो कंडीशंस अमेरिका की हैं वो हमारी नहीं है, अब जो कंडीशंस हमारी हैं वो चाइना की नहीं है, जो चाइना की हैं वो पाकिस्तान की नहीं है, जो पाकिस्तान की हैं वो रशिया की नहीं है। हर कंट्री की जो कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती है। तो हर कंट्री के अंदर ये जो एक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस चलती है ना वो भी डिफरेंट ही होती है। मतलब हर कंट्री के लिए हम डेवलपमेंट करने के लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकते। कंट्रीज अलग अलग हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग अलग होंगे। तो डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, हम एक्चुअली बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं डेवलपमेंटल मॉडल्स। मॉडल्स क्या होता है कि हर जो इकोनॉमिस्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिस्ट, उन्होंने अपने अपने मॉडल्स दिए हैं। मॉडल्स में क्या होता है, इक्वेशंस होती हैं, उसमें कुछ रूल्स दिए गए होते हैं। मतलब उसमें वो इकोनॉमिस्ट ये बताते हैं कि अगर आपने अपनी कंट्री की डेवलपमेंट करनी है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री,
or I'm talking about the economic development of the economy, so I'm talking about the macroeconomics. Okay, so उसमें ये बताते हैं कि अगर आपने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है then you can follow this and that rules. There are rule A, B, C, D that you can follow for your economic development, but वो जो मॉडल्स वो इकोनॉमिस्ट देते हैं वो हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है। जैसे जब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जब अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट की थी 1951 के अंदर, तो हमने जो मॉडल फॉलो किया था वो हमने किया था पीसी महालबोनियस मॉडल, क्योंकि हमें लगा कि हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वो ठीक है, तो हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट कैसे होगी विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मॉडल्स, तो हम उन मॉडल्स को जो भी है वो हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। कौन सी इकोनॉमिक्स में? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स। अब ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं? देखो इकोनॉमी ना कभी भी एक बिल्कुल ऐसे स्मूथ वे के अंदर नहीं जाती। ये नहीं कि आप ऐसे इकोनॉमी ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं जाएगी। इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, ऐसे ना अप्स एंड डाउन जो है वो आते रहते हैं। अब अगर तो आप यहां पे हैं एट द टॉप ऑफ द पोजीशन, तो इसको हम बोलेंगे बूम। बूम क्या होता है? आपकी इकोनॉमी की टॉप मोस्ट पोजीशन होती है जहां पे आप बेस्ट एंजॉय कर रहे हैं, प्रॉफिट बहुत होंगे, प्रोडक्शन बहुत होगी, इन्वेस्टमेंट बहुत होगी, इनकम बहुत होगी, सब कुछ टॉप पे जा रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, आप ना नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, अभी तक बिल्कुल नीचे नहीं पहुंचे, आप आ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे रिसेशन। यानी आपकी इकोनॉमी में क्या आ रहा है? रिसेशन आ रही है। फिर क्या होगा, आप बिल्कुल बॉटम पे पहुंच जाएंगे। अगर आप बिल्कुल बॉटम पे पहुंच गए, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। ठीक, फिर क्या होगा, फिर आप ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दिस पोर्शन पे हैं, तो इसको हम बोलेंगे रिकवरी। भी आपकी इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है। फिर क्या होगा, फिर आप बूम पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो आपकी इकोनॉमी के अंदर ना आते रहते हैं। अब बूम क्यों आता है, उसके बाद हम रिसेशन की तरफ क्यों जाते हैं, फिर डिप्रेशन क्यों आता है, उसके बाद रिकवरी कैसे हो जाती है, फिर बूम पे कैसे पहुंच जाते हैं। तो ये सारे ना क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के फेजेस हैं। मतलब जो भी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, फाइनेंस है, ये सारे बिल्कुल स्मूथ वे में नहीं चलते। ये अप्स एंड डाउन्स इनमें आते रहते हैं। कभी प्रोडक्शन कम हो जाती है, कभी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, कभी कंजम्पशन कम हो जाती है। तो इसके अंदर ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो हम इकोनॉमी के अंदर जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसके अंदर हम ये सारे ट्रेड साइकिल्स पढ़ते हैं। ये ट्रेड साइकिल्स क्यों आते हैं, इन ट्रेड साइकिल के रीजंस क्या हैं, वो सारे पढ़ते हैं। तो उसको हम बाद में सॉर्ट आउट जो है वो भी कर सकते हैं। तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर जो है वो आता है। उसके बाद आपकी बुक में ही एक चैप्टर है जिसको हमने नाम दिया हुआ है गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट जो है उसको भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली इसके अंदर जो है वो हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट बजट। जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हर साल हमारी इकोनॉमी के लिए बजट प्रिपेयर करती है। बजट जो है वो एवरी ईयर 1 February को पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट होता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट्स होती हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, और एवरी 1 April को जो है वो बजट इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं, तो जो बजट बनेगा वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं बनेगा, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए बनेगा। तो अगर इकोनॉमी के लिए बनेगा तो जो गवर्नमेंट बजट है या जो पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक मींस द गवर्नमेंट, ओके, अ ग्रुप ऑफ पीपल represented by the people or the represented by the public, that is called the government. तो गवर्नमेंट फाइनेंस, अब सोचो भी गवर्नमेंट बजट में क्या होता है, दो ही चीजें होंगी। गवर्नमेंट बजट में दो चीजें होती हैं, एक होता है गवर्नमेंट की इनकम और एक होता है
गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट ये देखती है बजट में कि जो अभी नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसके अंदर हमें कहां कहां से कितनी कितनी इनकम होने वाली है और हमने कहां कहां पर कितना कितना एक्सपेंडिचर जो है वो करना है। तब गवर्नमेंट बजट में हम यही पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट की इनकम है वो कितनी तरह की होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहां कहां पे करती है, कितना कितना करती है, उसके लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है, ये सारी चीजें जो है वो कहां पर आएंगी, वो थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के अंदर जो है वो आ जाएंगी। तो ये भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स में अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं उसमें हम पढ़ते हैं प्राइस, इसमें हम पढ़ेंगे जर्नल प्राइस लेवल। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि जर्नल प्राइस लेवल जो है वो कैसे डिटरमिन होता है, मतलब जो मैंने बताया था कि प्राइस और प्राइस लेवल में क्या डिफरेंस है। प्राइस हमेशा एक कम्युनिटी का होता है, जर्नल प्राइस लेवल जो है वो सारी की सारी कम्युनिटीज का एवरेज प्राइस होता है। अब ये कैसे डिटरमिन होता है, ठीक है। अब अगर तो जर्नल प्राइस लेवल जो है वो फॉल कर रहा है, कम हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, डिप्रेशन आ रही है इकोनॉमी के अंदर। अगर जर्नल प्राइस लेवल राइज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन आ रही है। अब डिप्रेशन के बहुत सारे रीजंस होंगे, इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीजंस होंगे। इन्फ्लेशन आगे बहुत टाइप की होगी, जैसे एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, एक वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है, एक रनिंग इन्फ्लेशन होता है, एक हाइपर इन्फ्लेशन होता है, तो बहुत तरह की इन्फ्लेशन होती है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं। नंबर 2 उसमें हम जो डिप्रेशन आता है उसकी बात करते हैं, जो इसके अंदर इन्फ्लेशन आता है हम उसकी बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम कहां पर पढ़ेंगे, वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वही पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है वो बन जाती हैं। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में क्या होगा, इसमें हम नेशनल इनकम स्टडी करेंगे। नंबर 2 उसके अंदर जो है एग्रीगेट डिमांड को स्टडी करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई को स्टडी करेंगे, उसके अंदर हम प्राइस लेवल को स्टडी करेंगे, उसके अंदर हम जो है ट्रेड साइकिल को स्टडी करेंगे, उसके अंदर हम इंटरनेशनल ट्रेड को स्टडी करेंगे, पब्लिक फाइनेंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टडी करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टडी करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन को स्टडी करेंगे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन को स्टडी करेंगे, सेविंग फंक्शन को स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीजें मिला के जो है वो बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट आपके जो चैप्टर्स थे उनको रीड आउट किया है, आप भी वैसा ही कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।